नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू के बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए अपनी फेस टू फेस कक्षाएं संभव नहीं हो पा रही हैं। लिहाजा ये हमारी कोशिश है कि आपको किसी भी तरीके का इस सत्र के अंदर नुकसान नहीं हो, इसलिए हम ई लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में ABST पेपर सेकंड टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग के इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टॉपिक पर मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आपको सिलेबस के विभिन्न पॉइंट्स को कवर करते हुए आपको पूरे जो सत्र के दौरान जो आपके लिए उपयोगी चीज़ें होंगी वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इस संबंध में सभी विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले आपका जो सिलेबस आपके MGS विश्वविद्यालय का, उस सिलेबस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि सिलेबस देखने के बाद में आपको एक दिमाग में आपके एक फ्रेम बनता है कि हमें इस पूरे वर्ष के दौरान, सत्र के दौरान आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में आपको क्या विशेष बातें ध्यान रखनी है। देखिए छात्रों, बात ऐसी है कि हम एक बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार, चाहे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक खर्चा उसको करना पड़ता है। जैसे अपन एक बात देखते हैं कि मेडिकल एंड हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, रोड्स वगैरह है, पुल वगैरह बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, नहरें बनती हैं, कितने विकास से संबंधित डेवलपमेंट वर्क करने पड़ते हैं सरकार को, तो कितना खर्चा होता है। ये सभी खर्चे एक और जब करने पड़ते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसको सार्वजनिक व्यय कहते हैं, ये खर्चे होते हैं। इन खर्चों को के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये टैक्स लगाती हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं। तो ये एक सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत जो है खर्चे करने के लिए कुछ रेवेन्यू के जो रिसोर्सेज हैं वो जुटाने पड़ते हैं, और इस के अंतर्गत जो टैक्स जो है लगाना, यानी लेविएशन ऑफ टैक्स जो है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपने पीछे की कक्षाओं में इनकम टैक्स से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि ये जो टैक्स की जो सिस्टम होता है उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक वो टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, जैसे कि आपने इनकम टैक्स पढ़ा। एक वो होते हैं जो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जो कि अपन आप पढ़ेंगे, जैसे GST है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि इनमें फ़र्क क्या होता है, कौन से वो टैक्स होते हैं जैसे डायरेक्ट क्यों होते हैं, इनडायरेक्ट क्यों होते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात ये होती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, वास्तव में भार भी उसी के ऊपर जब पड़ता है तो उसको अपन डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स है, एक आय कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर जो लगता है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है भार भी उसी के ऊपर पड़ता है, तो वो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है वो एक्चुअल में अंतिम भार जो है वो उसके ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि वो उस भार को आगे डेफर कर देता है, और जो फाइनल कंज्यूमर होता है, जिसको अपना अंतिम उपभोक्ता कहते हैं, उसके ऊपर संपूर्ण टैक्स का भार उसके ऊपर जाके पड़ता है। जैसे ही जिसके अंतर्गत अपने कहा GST है, ऐसे जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जैसे पहले की सिस्टम में जैसे एक्साइज ड्यूटी था, वेट था, और आज जैसे अपन कहते हैं कि GST है, आज भी एक्साइज ड्यूटी कुछ स्थितियों में लगती है, आज भी कुछ स्थितियों में वेट लगता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक्चुअली मुख्य रूप से गुड्स एंड जो है जिनकी चीज़ों के अंदर बेचने पर, उत्पादन पर जो लगने वाले कर हैं, वो कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं, और इनको आगे डेफर किया जाता है, और वो जाकर के फाइनल कंज्यूमर की जेब से पैसा निकलता है। तो ये एक बेसिक फ़र्क हुआ जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत है।
अपन जो इनडायरेक्ट टैक्स है उस इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आते हैं, इसके बारे में अपने को विशेष तौर से पढ़ना है, क्योंकि आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आते हैं उसको आपकी सिलेबस में डाला गया है। और ये महत्वपूर्ण जो एक प्रोविज़न हुआ 1 जुलाई 2017 से ये टैक्स भारत सरकार ने लागू किया। इससे पहले की बात पर अपन पृष्ठभूमि में जाएंगे कि ये जिसका नाम जीएसटी शॉर्ट में आता है, अपन बहुत चर्चा में इसको सुनते हैं, जीएसटी वगैरह है, वो क्या होता है, इसका कैसे क्या प्रोविज़न होते हैं। तो एक बहुत विस्तृत इसका एक एक्ट है जो बना हुआ है, जिसके अंतर्गत जो है बहुत सी बातें इसमें प्रोसीजरल जो है वो दी हुई है। सबसे पहले समझने की बात है कि जब ये एक्ट जुलाई 1, 2017 से लागू हुआ था, ये वास्तव में ये माल एवं सेवा कर क्या कर होता है, ये एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर होता है जो कि वस्तुओं के उत्पादन की बिक्री फिर उनके उपभोग के ऊपर देय होता है। तो एक सिंपल सी इसकी ये डेफिनेशन होती है। हम जब इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि में हमें जाने पड़ेगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये जो टैक्स है एक्चुअल में जो पहले की जो परिस्थिति है वो हमें जीएसटी में आने से पहले समझना होगा कि भी इससे पहले क्या स्थिति थी। पहले जो था 1 जुलाई 2017 से पहले जो ये लागू हुआ, उससे पहले 3 प्रकार की मुख्य स्थितियां थी। पहली स्थिति वो थी जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार कर लगाती थी और वही उसको वसूल करती थी, यानी केंद्र सरकार ही लगाती थी और टैक्स और केंद्र सरकार ही वसूल करती थी। पहली स्थिति वो थी। तो इस प्रकार के टैक्स के अंदर एक्साइज ड्यूटी आती थी, जिसको सीमा शुल्क बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी कहते हैं। सीबीडी जैसे अतिरिक्त सीमा शुल्क होता था, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसको स्पेशल एडिशनल ड्यूटी का एसएडी कहते थे, सेवा शुल्क यानी सर्विस टैक्स। ये इस तरीके के कर थे जिन्हें केंद्र सरकार ही तो लगाती थी और केंद्र सरकार ही अपनी ये बात इनडायरेक्ट टैक्सेस की कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस की नहीं कर रहे। तो इनको केंद्र सरकार ही लगाती थी और केंद्र सरकार इनको वसूल करती थी। दूसरे प्रकार के वे टैक्स होते थे जिनको राज्य सरकार लगाती थी और राज्य सरकार इनको वसूल करती थी। इसलिए अंतर्गत वैल्यू एडेड टैक्स जिसको मूल्य संवर्धन कर कहते हैं, वैट, लॉटरी टैक्स, मनोरंजन कर, और जैसे स्टेट गवर्नमेंट के और भी बहुत से टैक्सेस जैसे जिसमें अपन प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, व्हीकल टैक्स वगैरह ये स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के टैक्स होते थे। तीसरे प्रकार के टैक्स वे टैक्स होते थे जो कि केंद्र सरकार लगाती थी किंतु जिन्हें वसूल राज्य सरकार करती थी, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय बिक्री कर यानी सीएसटी को इंक्लूड किया जाता था। ये जो सीएसटी होता था वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब माल की बिक्री की जाती थी तो हस्तांतरणकर्ता राज्य के द्वारा इसको वसूल किया जाता था। तो इस प्रकार की 3 प्रकार के टैक्स सिस्टम था जिसमें अलग अलग प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बंटवारा था टैक्सेस का। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जब कोई भी माल किसी कंज्यूमर के पास पहुंचता था तो वो माल लगभग ये मान लीजिए कि आप 20 प्रकार से भी अधिक प्रकार के टैक्स जुड़ करके फाइनल कंज्यूमर के पास माल पहुंचता था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जब बहुत प्रकार के टैक्स जब जुड़ करके फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचते हैं तो कंज्यूमर के ऊपर कितना भार पड़ता होगा। ये जैसे मैंने आपको इस चार्ट में बताया है, ये जो जीएसटी से पहले एक प्रकार की 3 स्थितियां जैसे बताई गई हैं कि जिसमें सरकार केंद्र सरकार लगाती थी और जिनको वसूल करती थी, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एडिशनल स्पेशल कस्टम ड्यूटी, है ना, एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज, ये केंद्र सरकार लगाती थी वसूल करती थी। ऐसे दूसरे हैं जिसमें राज्य सरकार लगाती थी और वसूल करती थी, वैट, एंटरटेनमेंट, लॉटरी टैक्स, लग्जरी टैक्स, सेस एंड सरचार्ज। और तीसरे प्रकार का जैसे सीएसटी था। ये क्या हुआ कि जब इतने प्रकार के टैक्स थे उन सभी टैक्सेस का नाम जीएसटी दे दिया गया, इन सब को मर्ज कर दिया गया और उन सभी को नाम जैसे जीएसटी के रूप से उनका नाम दे दिया गया। अब जीएसटी जो था
जब ये जीएसटी का गठन किया गया तो इसमें तीन प्रकार के, देखिए जैसे जीएसटी के स्वरूप रहे। एक जो जीएसटी था वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके ऊपर लगाती थी और वसूल करती। दूसरे वो टैक्स जो थे स्टेट गवर्नमेंट लगाती और वसूल करती। और तीसरा जीएसटी वो हुआ जिसे केंद्र सरकार लगाती और वसूल करती, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट पर था, जिसको अपन आईजीएसटी कहते हैं। तो पहले वाला जैसे सीजीएसटी है, तो वो जो पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत जो एक नंबर पर ऊपर आ रहे हैं उन सबको मर्ज करके सीजीएसटी बना दिया गया, यानी वो केंद्र सरकार ही वसूल करेगी और केंद्र सरकार लगाएगी। दूसरे प्रकार के जो ऊपर थे राज्य सरकार वाले कर, उनको राज्य सरकार लगाती, राज्य सरकार ही वसूल करती, तो उनको एससीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यूजीएसटी का नाम है यूनियन टेरिटरीज जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो वो सेकंड प्रकार की कैटेगरी की सभी टैक्स को मर्ज करके उसको एससीएसटी के अंतर्गत दे दिया गया। और तीसरे प्रकार का जो टैक्स है वो जैसे जो सीएसटी था, जो कि इंटरस्टेट टर्नओवर पर लगता था, वो अब इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर उसका लगता है और उसका नाम आईजीएसटी दे दिया गया है। इस प्रकार से ये जो सभी करों को जो है वो अलग अलग कैटेगरी उनको दे दी गई, लेकिन उनका सबका एक सामूहिक नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया। विशेष बात ये है कि ये जो इतने प्रकार के जो टैक्सेस थे, ये अलग अलग अब नाम से कोई टैक्स नहीं लग करके केवल जीएसटी के नाम से ही ये टैक्स लगे। हम ये कह सकते हैं कि ये इतने प्रकार के टैक्स थे जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक मल्टीपल टैक्स सिस्टम था, यानी बहुल कर प्रणाली थी। ये इस बहुल कर प्रणाली के अंतर्गत बहुत से दोष थे और इन डिमेरिट्स को या दोषों को या समस्याओं को दूर करने के लिए ही जीएसटी का एक्ट बनाया गया था। बहुत से समय के बाद, बहुत सी स्टडी करने के बाद, बहुत से देशों में प्रचलित इस व्यवस्था को का अध्ययन करने के बाद में और इस स्ट्रक्चर को लागू किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरानी जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत तीन ऐसे बड़े कारण थे जो जिसके कारण से इसकी आवश्यकता महसूस की गई। और भी बहुत से कारण इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन हम जिन तीन बड़े कारणों का उल्लेख करेंगे कि भाई जीएसटी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो उसमें सबसे पहला कारण ये था कि ये पहले जो टैक्स सिस्टम था उसमें बहुल कर प्रणाली थी, यानी बहुत प्रकार के टैक्स लगते थे और उससे कर पर कर लग जाता था, टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था। तो उसके कारण से उपभोक्ता के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ता था। हम जैसे टैक्स पर टैक्स कैसे लगता, यद्यपि इस समस्या का निवारण करने के लिए एक वैट लागू किया गया था जिसमें वैल्यू एडिशन पर ही लगता था, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन फिर भी इस समस्या का पूर्ण निदान नहीं हुआ। क्या हुआ, जैसे मान लीजिए किसी कारखाने में उत्पादन हुआ, 100 रुपये की चीज़ बना, तो उसके ऊपर मान लीजिए 20 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगी। तो अब वो 120 रुपये की कोई चीज़ हो गई, तो 120 रुपये के ऊपर आगे जो है वो वैट जो लगता था सीएसटी या जो भी वैट वगैरह लगता था वो 120 रुपये के ऊपर लगता था, तो 20 रुपये के ऊपर भी टैक्स लग जाता था। समझ रहे ना। तो ये जो स्थिति थी वो एक्साइज ड्यूटी वाली स्थिति होने के कारण से जो वैट से भी उस समस्या का समाधान नहीं हो सका। तो इस कारण से कर पर कर लगना, बहुत प्रकार के कर की जटिलताएं होना और उससे उपभोक्ता के ऊपर, अंतिम उपभोक्ता के ऊपर अधिक भार पड़ना इसका एक बड़ा कारण था। दूसरा कारण, जब एक राज्य से दूसरे राज्य की में जब माल का मूवमेंट होता था तो वो मूवमेंट होने में बहुत बड़ी कठिनाई आती थी। तो एक फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं था, यानी माल का स्वतंत्र गमन नहीं होता था। जगह जगह हर राज्य के ऊपर माल की चेकिंग करना और उससे जो है ट्रांसपोर्ट करने में माल में बहुत सारी परेशानी आती थी। क्योंकि ये माल पहले की स्थिति ये थी कि जो सप्लायर स्टेट जो था, यानी जो माल भेजने वाला या आपूर्ति करने वाला जो राज्य था, वो इस इंटरस्टेट को टैक्स को मतलब वसूल करता था। तो उसके कारण से उसकी चेकिंग हर राज्य के ऊपर होने के कारण उसको एक डिलीवरी चालान जो था वो उसकी व्यवस्था ऐसी नहीं थी। अब जो उसमें चेंज करके ये कर दिया गया कि भाई जो कंज्यूमर स्टेट है उस कंज्यूमर स्टेट तक माल जाएगा और वहाँ जाकर के उसकी चेकिंग होगी।
तो वो कंज्यूमर स्टेट में ही जो है वो उसकी विस्तृत रूप से उसकी चेकिंग होगी और टैक्स की कलेक्शन होगा, तो माल के जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस समस्या को देखते हुए, जिससे माल टाइमली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके और फ्रीली जा सके, इसके लिए इसकी आवश्यकता जरूरी है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था तो कॉम्प्लाइंस, जो कॉम्प्लेक्स कंप्लाइंस प्रोसीजर, यानी एक जटिल अनुपालन प्रक्रिया थी। देखिए, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग वेट होते थे। सपोज कीजिए एक ही प्रकार का, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर भेजा, तो कंप्यूटर बेचा तो कंप्यूटर की रेट जो है वो किसी स्टेट के अंदर, मान लीजिए स्टेट में बिकता है तो उसमें 20% टैक्स रेट थी, किसी में 10% थी, किसी में 20% थी। तो अब क्या है कि ऐसी स्थिति में जो व्यवसायी हैं उनको बहुत बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब एक ही प्रकार के, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक की एक कैटेगरी तय कर दी, तो उसके सभी प्रकार के जो उपकरण हैं उनको सबको एक ही कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग टैक्स की रेट हो, तो एक ही कर की दर होने के कारण से जो जटिल अनुपालन प्रक्रिया, क्योंकि फिर हर राज्य के अंदर उसको अलग अलग रिटर्न फाइल करने में उसकी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो ऐसी बहुत सी परेशानियों को दूर करने के लिए जो है वो जीएसटी की आवश्यकता महसूस हुई। तो एक बहुत बड़े 3 बड़े कारण थे जिनके कारण इस कानून को लागू किया गया। और इसके बाद में देखिए क्या है कि चूंकि ये एक सिंगल टैक्स में एकल कर प्रणाली लागू कर ली, तो सभी राज्यों में कोई विशिष्ट श्रेणी के जो निर्दिष्ट माल प्रथा एक इधर से कर लागू कर दिया गया, तो ये एक राज्य में जाना सुगम हो गया और सभी राज्यों में समान दर के कारण से कर प्रावधान के अनुपालन में भी आसानी हो गई। ये बात है। अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ, जब ये मैंने अभी आपको बताया कि 3 प्रकार के अलग अलग जो टैक्स जो पहले लगते थे, जो केंद्र सरकार वाले थे, राज्य सरकार वाले थे, जो इंटर स्टेट वाले थे, इन तीनों को मर्ज करने से करके एक जीएसटी एक ही के दायरे में इनको ले आया गया। लेकिन फिर भी कुछ इस प्रकार के टैक्स बच गए जिनको जीएसटी के दायरे में नहीं लिया गया। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल के रूप में आप सुनेंगे कि जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं है, अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं है। पेट्रोल डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार वसूल करती है। तो इसलिए केंद्र सरकार के जो दायरे में है वो जीएसटी के दायरे में नहीं है, उसके ऊपर उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है और उसके ऊपर रेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेती है और वही उसको वसूल करती है। दूसरी इस प्रकार की जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, जिसको बीसीडी बोलते हैं, यानी जैसे विदेश से माल मंगाना, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, बाहर माल निर्यात करना, और इसके अलावा जो है वो पेट्रोल डीजल। ये 3 मुख्य रूप से ऐसे टैक्स हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज ऑन पेट्रोल एंड डीजल, जिसको इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज एंड ऑन पेट्रोल एंड डीजल। ये तीनों प्रकार के जो टैक्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको वसूल करती है और लगाती है, और ये टैक्स के जीएसटी के दायरे में नहीं है। दूसरे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट वाले कुछ टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी के दायरे में नहीं है। जैसे जो पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, लेकिन इसके ऊपर जो पहले वेट लगता था वो वेट अब भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती हैं और वसूल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेट वाली व्यवस्था जीएसटी से पहले थी, वो खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ कमोडिटीज़ के ऊपर अभी भी वो चालू है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा, यानी राज्य सरकार के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी है वो एक तो वेट है जो कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और दूसरा एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जिसको हम कहते हैं, यानी मानवीय उपभोग की जो शराब है उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो अब ये कह सकते हैं कि ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ, इनको क्यों इस दायरे से बाहर रखा गया। तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न था कि राज्य सरकारें जो हैं उनकी रेवेन्यू को ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए उनको रेवेन्यू की यानी उनकी आय का स्रोत कायम रखने के लिए इसको बाहर रखा गया।
तो ये जो इस प्रकार के कुछ और भी टैक्स हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाले थे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, व्हीकल टैक्स है, ऑक्ट्रॉय वगैरह है। ये सब जो ड्यूटीज़ हैं इनको भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वसूल करने का अधिकार रहा। इनको भी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया, क्योंकि ये इस प्रकार के टैक्स थे जिनको उस राज्य की सरकार से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। इन स्रोतों को बंद नहीं किया गया। तो ये जो है वो कुछ टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी के दायरे से अभी भी इसके अंदर आते हैं। यद्यपि बार बार उठती रहती है ये डिमांड, लेकिन इससे राज्य सरकार के रेवेन्यू प्रभावित होने के कारण से ये जो है वो टैक्सेस जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। अब ये इम्पोर्टेंट बात ये कि जो जीएसटी है इसको कंट्रोल करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई हुई है। ये जीएसटी काउंसिल, जिसको जीएसटी परिषद कहते हैं, ये समय समय पर क्या करती है कि इसके अंतर्गत राज्य भी इसमें जीएसटी काउंसिल के अंदर मेंबर होते हैं। तो वो ये काउंसिल समय समय पर परिस्थिति के अनुसार जो बहुत से अमेंडमेंट लागू करने के लिए सरकार को कहती है कि वो ऐसे सर्कुलर जारी करें। कोई रेट में चेंज भी करना हो, किसी कमोडिटी को, जैसे मान लीजिए अपन आगे देखते हैं कि भाई अलग अलग प्रकार की टैक्स की रेट है अलग अलग चीज़ों के लिए, तो कौन सी चीज़ को कौन सी रेट में डालना है। कई बार हो सकता है जैसे 18% की रेट वाली कोई चीज़ है और मान लीजिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक के इंटरेस्ट की है, तो उसको 12% में डालना है, 12 वाली को 5 में डालना है, या 12 वाली को 18 में, या 18 वाली को 28 में डालना है। तो ये जो रिकमेंडेशन है वो जीएसटी काउंसिल की ओर से आती हैं और उसके बाद में केंद्र सरकार है वो या राज्य सरकारें उसके अनुसार अपने सर्कुलर जारी करती हैं। इसके बाद में अपन खास बातें ये हैं, जैसे आपने कहा कि जीएसटी की अंदर वैसे एक रेट और होती है जिसको अपन जीरो टैक्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स लगने वाले मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो है वो टैक्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत 4 प्रकार की मुख्य दरें दी गई हैं। एक 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। हम ये सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो डे टू डे कंज्यूम होने वाली जो चीज़ें जो कि आम व्यक्ति के लिए होती हैं, जिनमें या तो बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है या फिर बहुत कम दर से यानी 5% या 12% से लगता है। लेकिन जैसे जैसे जो संपन्न वर्ग के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली या जैसे लग्जरियस चीज़ें जो यूज़ की जाने वाली होती हैं, उस हिसाब से टैक्स है वो बढ़ता जाता है। तो आज अपन जैसे मान लीजिए फ्रिज है, कार है, इन चीज़ों के ऊपर अपन करेंगे तो वो चीज़ें एकदम हाईएस्ट रेट के ऊपर अवेलेबल होती हैं। एसी वगैरह है, फ्रिज है, या और कोई महंगे जो आइटम्स होते हैं कार वगैरह, तो इनके लिए उच्च दर यानी 28% के लगभग 18% की दर से टैक्स की वसूली की जाती है। तो ये 4 जो दरें हैं वो अलग अलग वस्तुओं के लिए निर्धारित की गई हैं। कौन सी वस्तु किस दर में, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि ये दरें जो होती हैं वो कौन सी कमोडिटी कौन सी दर में आ रही है वो भी चेंज होता रहता है, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा उसी तरीके से रहेगा। ये जो 4 प्रकार की दरें हैं उसकी एक खास बात ये होती है कि चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपके 3 स्ट्रक्चर थे, जैसे एक सीजीएसटी था, एक एसजीएसटी था और एक था कंपोनेंट्स जिसको अपन कहते हैं, जो तत्व होते हैं करके, तो 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अब यदि कोई जैसे एक राज्य के अंदर माल का विक्रय होता है, सब आपूर्ति होती है, तो उसके ऊपर एक बिल कटता है जीएसटी का। उस बिल को आप कभी भी आप देखना, किसी मॉल में आप जाते हैं और आप उस मॉल से कोई चीज़ खरीदते हैं, आपको बिल मिलता है, तो आप उस बिल के अंदर आप देखना, उस बिल में जब नीचे नीचे जब टैक्स जोड़ा जाएगा तो उसके अंदर एक आता है सीजीएसटी और एक लिखा आता है एसजीएसटी। जब कोई भी वस्तु बिकती है राज्य के भीतर तो उसके ऊपर 2 तरीके के टैक्स राइज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई 5% टैक्स लगने वाली चीज़ खरीदी, तो उस 5% की जीएसटी की रेट में 2.5% जो होता है उससे स्टेट गवर्नमेंट का होता है और 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाता है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाता है। तो ये 2.5% हो जाएगा। 12% वाली करेंगे तो 6% हो जाएगा। तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी का होता है। यहाँ पर ये नहीं होता है कि सीजीएसटी वाले अलग वसूल करने के लिए आते हैं, एसजीएसटी वाले, बिल वही होता है। उस बिल में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाफ लगभग
चीज़ों में हाफ हाफ हो जाता है, तो आधा CGST केंद्र सरकार के पास और आधा SGST राज्य सरकार के पास चला जाता है। तो ये तो दोनों प्रकार की बातें हो गई। तीसरे प्रकार का जो IGST होता है, वो जैसे मैंने आपको बताया, जो पहले जिसमें CST लगता था उसका नाम IGST किया गया है, यानी इंटर स्टेट सप्लाई के लिए। तो इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर के क्या होता है, आप जब जैसे मान लीजिए यहाँ राजस्थान में जयपुर से कोई माल किसी ने भोपाल माल सप्लाई किया, तो जो ऐसी सप्लाई को अपन इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर IGST लगता है। ये जो IGST होगा वो IGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और ये IGST का बिल कितना क्या बनेगा, जैसे 5% वाला, तो पूरा 5% का IGST का बिल बनेगा। ये IGST 5% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, क्योंकि IGST लगाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसके बाद में एक निश्चित प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया के दिन जो स्टेट सप्लाई को लेता है, यानी जैसे भोपाल, तो भोपाल यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास वो पैसा रिइंबर्स हो जाता है। एक प्रक्रिया बनी हुई है कि भाई IGST इंटर स्टेट के अंदर सभी प्रकार की इंटर स्टेट जो टर्नओवर सप्लाई होती है, उस सप्लाई के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी, जिसका नाम IGST दिया गया, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। एक प्रक्रिया है उसके तहत, जैसे मान लो 12% भेजा तो निश्चित रूप से वो IGST है, लेकिन वो भी 6% तो है ही, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है और बाकी 6% मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भेज देगी। तो ये सप्लाई लेने वाले, पहले क्या होता था कि ये जो टैक्स का रिइंबर्समेंट होता था वो सप्लायर जो स्टेट होता था, यानी जो माल जहाँ से सप्लाई किया जाता था उसको किया जाता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया इसके अंतर्गत कि जिस राज्य में माल कंज्यूम होता है वास्तविक आय उस राज्य की होनी चाहिए, न कि सप्लाई करने वाले स्टेट की। तो ये GST के बारे में कुछ सिंपल बातें थी जो आपको अपने इस लेक्चर के अंतर्गत बताई गई। ये आज के इस लेक्चर का अपना एक ही मकसद है कि ये पहले हमारा किस व्यवस्था में चलते थे और उसके बाद की जो व्यवस्था है उसमें क्या परिवर्तन आया, कौन से टैक्सेस को मर्ज किया गया, कौन से टैक्सेस को मर्ज नहीं किया गया, और CGST SGST क्या होता है, IGST क्या होता है, किस परिस्थिति में लगते हैं, ये एक सिंपल ज्ञान आपको इसके बारे में होना चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको आगे की सभी जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर सिलेबस आपका आप ज़रूर देखें, उस सिलेबस के पॉइंट्स के हिसाब से अपन आगे कवर करते रहें। धन्यवाद।